तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। ये हमारा इंडियन पॉलिटी का क्लास नंबर 13 है, जिसके अंतर्गत आज हम लोग भाग 4A यानी कि मौलिक कर्तव्य जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पिछले क्लासेस में हम लोगों ने पहले 3 क्लास में मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स को कंप्लीट किया, भाग 3 को। उसके बाद हम लोग जो है एक क्लास में DPSP यानी कि भाग 4 को कंप्लीट किए, और आज की क्लास में हम लोग क्लास नंबर 13 में भाग 4A यानी कि मौलिक कर्तव्य के बारे में पढ़ेंगे। और ये आपका आर्टिकल 51A में आता है। तो भाग 4 के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, भाग 4A के बारे में, है ना, जो कि आपका आता है आर्टिकल नंबर 51A में, जिसमें हम लोग मौलिक कर्तव्य के बारे में या मूल कर्तव्य के बारे में पढ़ते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। तो हम लोग जानते हैं भाग 3 में आपका मौलिक अधिकार दिया हुआ है, तो ठीक उसी तरह भाग 4A में मौलिक कर्तव्य भी दिए गए हैं, और भाग 4 में तो आपका DPSP है ही। अब इसको हम लोग एक एक करके डिटेल से देखते हैं। तो सबसे पहले बताया जा रहा है कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से। तो एक संविधान संशोधन होता है आपका 42 नंबर का संविधान संशोधन, जो कि 1976 में होता है। और इस संविधान संशोधन के माध्यम से ही भारत के संविधान में सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पे, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पे 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, जो है कि आपका 1976 में। यानी कि जब आपका 42वां नंबर का संविधान संशोधन होता है 1976 में, तो उस समय एक समिति आता है, समिति जिसका नाम है सरदार स्वर्ण सिंह समिति। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पे संविधान में 10 जो है वो मौलिक अधिकार को ऐड किया गया था। तो अभी देखिए, तो मौलिक अधिकार टोटल 11 ठो है, जिसमें से 10 मौलिक अधिकार को 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पे, उसके रिपोर्ट के आधार पे। इसके बाद जो है 11वां नंबर का जो मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है, उसको 86वां नंबर का संविधान संशोधन के माध्यम से 2002 में जोड़ा गया था। जैसे हम लोग 86वां नंबर के संविधान संशोधन के तहत 21A को पढ़ते हैं, उसी तरह ठीक 86वां संविधान संशोधन के तहत 11वें नंबर का जो मौलिक कर्तव्य है, इनको जोड़ा जाता है। तो हम लोग मौलिक कर्तव्य के बारे में जान रहे थे कि इसको 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया, ये पहले नहीं था। शुरुआत में 10 मौलिक कर्तव्य था, बाद में 81वां संविधान संशोधन के तहत एक और बढ़ गया, टोटल अभी 11 मौलिक कर्तव्य है। इसके अलावा जानते हैं हम लोग कि विश्व में जापान और भारत लोकतांत्रिक देश है, जहाँ पे मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान मिलता है। हम लोग जानते हैं कि हम लोग जो है मौलिक कर्तव्य लिए हैं रसिया से, जबकि मौलिक अधिकार लिए हैं अमेरिका से। तो विश्व में लोकतांत्रिक देश की बात करें तो एक जापान एक लोकतांत्रिक देश, और एक आपका भारत। तो भारत और जापान ऐसे एक लोकतांत्रिक देश है जहाँ पे मौलिक कर्तव्यों की बात करते हैं। हम लोग जानते हैं रसिया जो है वो आपका लोकतांत्रिक देश नहीं है, और लेकिन वहाँ पे जो है मौलिक कर्तव्य देखने को मिलता है। हम लोग जो है सोवियत संघ यानी कि वर्तमान रूस से हम लोग जो है मौलिक कर्तव्यों को लिए हैं, ये हम सभी को पता है। और वर्तमान समय में जापान और भारत ऐसे लोकतांत्रिक देश है जहाँ पे मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा मौलिक कर्तव्य के बारे में, कुछ कुछ जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट था वो आपको। आज की क्लास में हम लोग मौलिक कर्तव्य और जो आपका है संविधान का स्रोत, ये टॉपिक छूटा हुआ था पिछले क्लास में ही, हम लोग इसको भी आज के क्लास में ही हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना, इन दोनों टॉपिक्स को। तो आज का क्लास जो है बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपका। तो 42वां और 86वां नंबर का संविधान संशोधन हम लोग जान गए हैं। आगे देखिए, अगर हम लोग बात करें तो अभी वर्तमान समय में अगर मौलिक अधिकारों की अगर लिस्ट देखें तो वो आपका है टोटल 11 ठो। पहले था आपका टोटल 10 था, बाद में 11 हो गया है। तो वो हम लोग जानते हैं 11 को मौलिक अधिकार है आपका, है ना। मौलिक अधिकार नहीं मतलब मौलिक कर्तव्य है आपका। अब एक एक करके हम लोग सभी मौलिक कर्तव्यों की चर्चा करेंगे कि किस मौलिक कर्तव्य में क्या कहा गया है। सो पहला अगर मौलिक कर्तव्य की बात करें तो इसमें बोला गया है कि संविधान का पालन करें, संविधान के और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। तो आप ये मौलिक कर्तव्य जो है 11 ठो, इसको आप हमेशा याद रखिएगा। और आप ये कभी भी कहीं भी आंसर राइटिंग में हो या आम बोलचाल के भाषा में भी आप अगर देखेंगे, तो अगर ये कर्तव्यों का जिक्र करेंगे तो आपके बातों में वजन बढ़ेगा, और आपके लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है ये मौलिक कर्तव्य के माध्यम से। आप अपने पॉलिटी वाले सेक्शन को जब भी आप आंसर राइटिंग कीजिएगा तो उस सभी आंसर में आप मौलिक कर्तव्यों को वहाँ पे जिक्र कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा ही सही, तो उससे एक आपका आंसर बहुत ही ब्रॉड सेंस में बनता है। तो मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो पहला क्या है कि संविधान का पालन करना है, और उसके आदर्शों का, संस्थाओं का, राष्ट्र ध्वज का और राष्ट्रगान का आदर करना है। अच्छा, इसमें राष्ट्रगान तो है लेकिन राष्ट्रगीत नहीं है, राष्ट्र ध्वज है, राष्ट्रगान है, लेकिन राष्ट्रगीत नहीं है, ठीक ना, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद देखिए हम लोग, तो सेकंड नंबर का जो मौलिक कर्तव्य है वो बोलता है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को
प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हमारे हृदय में संजोए रखना है तथा उनका पालन करना है। तो जब हमारा जो नेशनल मूवमेंट हुआ था, राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था, तो स्वतंत्रता के लिए जो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था, तो उसको प्रेरित करने वाले जो भी उच्च आदर्श थे, तो उन आदर्शों को अपने दिल में संजोए रखना है और उनका पालन भी करना है। ये आपका 2 नंबर का बोलता है मौलिक कर्तव्य, ठीक ना। अब आगे देखिए, मौलिक कर्तव्य 3 बताया जाता है कि भारत की संप्रभुता यानी कि सोवरेनिटी, भारत की एकता यानी कि इंटीग्रिटी, मतलब ये और अखंडता यानी कि यूनिटी, इस सभी को बनाए रखना है और इसका रक्षा भी करना है और इसको अक्षुण्ण बनाए रखना है। तो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसको अक्षुण्ण बनाए रखे, ये आपका तीसरा नंबर का कर्तव्य है। चौथा कर्तव्य की बात करें तो देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे, ये चौथा कर्तव्य है। तो देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। 5वें नंबर के अगर कर्तव्यों की बात करें तो देखिए ये है आपका कि भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। तो भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना को ये निर्माण करना है, जो धर्म, भाषा, प्रदेश और वर्ग के भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। तो ये हमारा कर्तव्य भी है कि भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना लाना है ना, लाना है। और साथ ही साथ जो है वो धर्म, भाषा, प्रदेश और वर्ग के साथ किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करना है। और ऐसी जो भेदभाव करने वाला जो भी अगर प्रथा है तो उनका त्याग कर देना है। और जो स्त्रियों का सम्मान नहीं करे, मतलब कि जो प्रथा, उसका भी हम लोग जो है वो परित्याग कर देंगे, ठीक है। आगे देखिए, मौलिक कर्तव्य की बात करें 6 नंबर की, तो वो है आपका कि हमारी हमारी जो है सामासिक संस्कृति, हमारी जो है सामासिक संस्कृति कहने का अर्थ क्या है? सामासिक संस्कृति कहने का अर्थ है आपका कंपोजाइट कल्चर। तो कंपोजाइट जो कल्चर है यानी कि सामासिक संस्कृति है, तो हमारी सामासिक संस्कृति यानी कंपोजाइट कल्चर की गौरवशाली परंपरा का महत्व को समझना है और उसका परिरक्षण भी करना है। तो हमारी जो सामासिक संस्कृति है, इसका जो गौरवशाली परंपरा रहा है उसका महत्व देना है और उसको समझना भी है और उसको परिरक्षण करना भी है। 7वां कर्तव्य है कि प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्यजीव आते हैं, इन सभी की रक्षा करना है और उनका संवर्धन करना है और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव ये भी रखना है। तो प्राकृतिक पर्यावरण के जिसके अंतर्गत प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करना है और प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत वन आते हैं, झील आते हैं, नदी आते हैं, वन्यजीव आते हैं, इन सभी का रक्षा करना है और उसका संवर्धन करना है। और प्राणी मात्र के जो है दया भाव रखना है, मतलब कि प्राणी है, इंसान है, तो इंसान के जैसा उन लोग साथ ट्रीट करना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना है और उसका संवर्धन करना है। इसके अंतर्गत हम लोग वन, झील, नदी, नाला, तालाब, वन्यजीव, इन सभी का रक्षा करते हैं और उसका समर्थन भी करते हैं। आपका देखिए 8 नंबर जो कर्तव्य है वो बोलता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना है। तो हम लोगों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण को भी अपनाना है, हम लोग को मानववाद को भी बढ़ाना है, ज्ञानार्जन को भी बढ़ाना है और जो है इसमें सुधार की भावना को भी विकास करना है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना है, ये 8वां नंबर आपका कर्तव्य है। इसके बाद 9 नंबर कर्तव्य की बात करें तो इसमें बोला गया है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना है और हिंसा से दूर रहें। तो सार्वजनिक संपत्ति जो भी है, धरोहर वाला या हिरासत का, उसको क्या करना है? सुरक्षित रखना है और हिंसा से आपको दूर रहना है, ये आपका 9वां कर्तव्य है। इसके बाद देखिए कर्तव्य नंबर 10 की बात करते हैं तो इसमें जो है बोला गया है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करना है, जिससे राष्ट्र निरंतर आगे बढ़ते हुए प्रयत्न से उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू सके। तो बोला गया है इसमें कि आपको ना 10 नंबर कर्तव्य में व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों, तो व्यक्तिगत भी और सामूहिक गतिविधि मिलकर भी सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ने का हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। तो व्यक्तिगत स्तर पे भी आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए और सामूहिक स्तर पे भी गतिविधियों में सभी क्षेत्रों में हम लोगों को आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। उसके लिए हम लोग सतत प्रयास करेंगे, लगातार कंटिन्यू, जिससे क्या होगा कि हम लोग विकास करेंगे, हम विकास करेंगे अपने व्यक्तिगत स्तर पे, फिर सामूहिक स्तर पे विकास होगा, तो धीरे धीरे हमारा जो है राष्ट्र निरंतर आगे बढ़ते चलेगा और हमारा जो राष्ट्र है वो नई उपलब्धियों, नई ऊंचाइयों को छू सकेगा, ठीक है ना। तो व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों गतिविधियों पर जो है हम लोगों को, या फिर दोनों स्तर पे हम लोगों को सतत प्रयास करना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 है
कि माता पिता या फिर जो संरक्षक है यानी कि गार्जियन, या तो आपके माता पिता है सो, और अगर नहीं है तो जो भी आपके संरक्षक है, जो भी गार्जियन है, वो अपने 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का भी अवसर देंगे। तो शिक्षा प्राप्त करने का भी अवसर देंगे। तो जब हम लोग जानते हैं कि जब आपका बताया गया था ना कि 21 ए जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन 1986 2002 के माध्यम से, जिसमें बोला कि 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा मिलेगा। तो उसी के तहत वो आपका मौलिक कर्तव्य भी जुड़ गया। पहले 10 वो था, 11वां जुड़ गया। बोला कि माता पिता या फिर जो अभिभावक है या फिर जो संरक्षक है, गार्जियन, उसको 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का भी अवसर देना चाहिए। ये उनका कर्तव्य भी है। समझा ना? हाँ, तो यहाँ तक ये आपका आ जाता है। तो इस तरह से हम लोग जो है वो 11 को टोटल जो मौलिक कर्तव्य है इनको हम लोग देख लिए। पहले 10 था, बाद में 11 आपका मौलिक कर्तव्य हो जाता है, वो हम लोग जान गए हैं। ठीक है ना? आप देखिए यहाँ तक तो बहुत ही फैक्चुअल डाटा था, हम लोग जानते हैं। आप ये 11 को मौलिक अधिकार है, मतलब सॉरी मौलिक कर्तव्य है, आप इसको बार बार रिविजन कीजिएगा तो ये आपको मतलब आपके टिप पे आ जाएगा और आप इसको फिर समझ पाओगे। लेकिन ये मौलिक अधिकार याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अपने आंसर राइटिंग में भी मौलिक अधिकारों का जिक्र कर सकते हो, इसके ओर झुकाव दे सकते हो। समझे ना? तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए, कुछ कुछ आपका समिति बनता है, वो देख लीजिए आप। एक समिति का नाम है जे.एस. वर्मा समिति। तो जे.एस. वर्मा समिति, इसको बोलते हैं जस्टिस वर्मा समिति भी कहते हैं, जो कि 1998 में बना था, और 1998 में आपका ये समिति का निर्माण होता है। ठीक है। आगे देखो, इस समिति का गठन जो 1998 में किया गया था, और 1999 में यानी कि 1 साल के बाद ये समिति जो है वो अपना रिपोर्ट देता है। 3 जनवरी 1977 को मौलिक कर्तव्य दिवस बनाने की अनुशंसा करता है। अच्छा देखो, हम लोग जानते हैं कि जो है 1998 में एक समिति बन गया है जिसका नाम है जे.एस. वर्मा समिति, जिसको बोलते हैं जस्टिस वर्मा समिति। और ये समिति जो है वो रिकमेंडेशन देता है कि मौलिक कर्तव्य बनाने का दिन कौन सा रखता है, तो 3 जनवरी को। तो 3 जनवरी को मौलिक कर्तव्य का दिन बनाने का, ये मनाने का जो अनुशंसा करता है, रिकमेंडेशन करता है। आगे देखिए, प्रचार प्रसार और मीडिया के माध्यम से मौलिक कर्तव्यों को जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया जाए। और ये बोलता भी है कि प्रचार प्रसार के माध्यम से, और ये जो मीडिया है, मीडिया के माध्यम से भी जो मौलिक कर्तव्य है ये लोगों के बीच पहुंचाना चाहिए। और ये मौलिक कर्तव्य दिवस मनाने की अनुशंसा करता है 3 जनवरी को। आगे देखिए, मूल कर्तव्यों को विद्यालय के पाठ्यक्रम में भी शामिल करना है, अध्यापकों को प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भी शामिल किया जाए। तो जो मूल कर्तव्य है इसको स्कूल में भी पढ़ाया जाए, टीचर लोग का भी सिलेबस में इसको शामिल किया जाए, मूल कर्तव्यों को। इसके अलावा देखिए, सरकारी जो कार्यालय है वहाँ पे, सार्वजनिक स्थान है वहाँ पे बोर्ड एवं विज्ञापन एडवर्टीजमेंट के माध्यम से मूल कर्तव्यों का प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए। तो ये जो आपका वर्मा समिति था, यानी कि जे.एस. वर्मा समिति, जिसको बोलते हैं जस्टिस वर्मा समिति, जो 1998 में आया था, ये मौलिक अधिकार से संबंधित था। जैसे कि आपका स्वर्ण सिंह समिति था ना, स्वर्ण सिंह समिति था ना, क्या बोलते हैं, स्वर्ण सिंह नहीं, उसको क्या बोलते हैं भाई, उसको बोलते हैं हम लोग सरदार स्वर्ण सिंह समिति। तो जिस तरह से सरदार स्वर्ण सिंह समिति मौलिक कर्तव्य से जुड़ा हुआ था, तो ठीक उसी तरह आपका जे.एस. वर्मा समिति या फिर जस्टिस वर्मा समिति भी आपका मौलिक कर्तव्य से ही जुड़ा हुआ है। और ये मौलिक कर्तव्य को बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहा था, और मौलिक कर्तव्य का दिवस मनाने के लिए भी ये अनुशंसा दिया था। इसके बाद एक और समिति आता है, वो है आपका जे.एम.एन. चलैया समिति। तो जे.एम.एन. चलैया समिति यानी कि जस्टिस चलैया समिति, जो कि ठीक 2 साल के बाद 2000 में बनता है। तो जे.एस. वर्मा समिति आपका बनता है 1998 में, जस्टिस वर्मा समिति, और जे.एम. चलैया समिति जो है वो, तो इसको याद रखिए, जस्टिस चलैया समिति 2000 में। और इस समिति ने प्रथम संविधान समीक्षा आयोग 2000 के माध्यम से निम्न सिफारिशें दिया था। और ये समिति क्या दिया था, वो बोला था कि मौलिक कर्तव्य भाग 2 में होने चाहिए, यानी कि मौलिक कर्तव्य जो 4A में जोड़ा गया है, इस मौलिक कर्तव्य को आप भाग 2 में जोड़िएगा कि नागरिकता वाले टॉपिक में। फिर बोला है कि भारत का प्रत्येक नागरिक अपने दैनिक जीवन में निम्न कर्तव्यों का पालन करेगा। तो बोला गया है कि भारत के जो प्रत्येक नागरिक है वो अपने दैनिक जीवन में इन कर्तव्यों का पालन करेगा। कौन कौन कर्तव्य वो यहाँ पे दिया हुआ है, कौन कौन कर्तव्य, यानी कि जो है आपका ये मौलिक कर्तव्य जो है उसी को पालन करेगा भारत के प्रत्येक नागरिक अपने दैनिक जीवन में भी। इसके बाद देखिए, नोट में करके एक बात बताया गया है कि मौलिक कर्तव्यों का उल्लंघन करने पर व्यक्ति को जेल नहीं भेजा जाएगा, अतः ये वाद योग्य नहीं है, परंतु इसके अंतर्गत दिए गए विषयों के तहत जेल भेजा जा सकता है। बोला गया क्या है, देखिए, मौलिक कर्तव्यों का उल्लंघन करने पे, अगर कोई व्यक्ति मौलिक कर्तव्य जो लिखा हुआ है
अगर उसका उल्लंघन कर देता है तो ऐसे में किसी व्यक्ति को जेल नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि ये वाद योग्य नहीं है। परंतु इसके अंतर्गत दिए गए जो विषय हैं, अगर विषय के तहत अगर जो है तो व्यक्ति को जेल किया जा सकता है। थोड़ा सा पेचीदा मामला है, आप इसको समझिएगा कि मौलिक कर्तव्यों का अगर कोई व्यक्ति उल्लंघन कर देगा तो उसको जेल नहीं होता है, वो वाद योग्य नहीं है। लेकिन इसके अंतर्गत यानी कि मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत जो दिया गया विषय है, अगर उसे में अगर कोई छेड़छाड़ी करता है, जैसे कि आपको बताया गया कि राष्ट्रीय जो महत्व के जो स्मारक है इनको रक्षा करना है। तो अगर कोई व्यक्ति जाके राष्ट्रीय स्मारक को ख़राब करता है, उसको बेचने का प्रयास करता है या कुछ उसको नुकसान पहुंचाता है, तो ऐसे तहत में उसके ऊपर किसी न किसी तरह का कार्रवाई तो लिया जा सकता है ना। सिंपल सी बात है कि आपका है मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन करने पे ये जेल तो नहीं भेजेगा, लेकिन इसके अंतर्गत जो दिए गए विषय हैं, अगर आप उसको जानबूझ के कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो वहाँ पर, तो ऐसे में फिर आपको जेल भेजा जा सकता है। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये था हम लोगों का मौलिक कर्तव्य के बारे में, और आई होप ये मौलिक कर्तव्य वाला जो टॉपिक है आपको समझ में आया होगा। ज़्यादा बड़ा नहीं था, ये बहुत छोटा था मौलिक कर्तव्य। और इस मौलिक कर्तव्य को इतना सारा आप जो है 11 मौलिक कर्तव्य याद रखिएगा। और मौलिक कर्तव्य में केवल जो है 3 समिति का नाम याद रखिएगा। एक है आपका सरदार सवर्ण सिंह समिति, और एक याद रखिएगा आपका मतलब जस्टिस वर्मा समिति, और एक याद रखिएगा जस्टिस चलैया समिति। ये दोनों समिति जो है वो आपका मौलिक कर्तव्य से जुड़ा हुआ था। तो यहाँ तक हम लोग मौलिक कर्तव्य पढ़ लिए हैं। अब हम लोग इसके बाद जो है वो संविधान के विभिन्न स्रोत के बारे में पढ़ते हैं, और संविधान के स्रोत से भी अबर जेपीएससी 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए आप उसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते हो। तो आइए अब हम लोग एक नए चैप्टर संविधान के स्रोत के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग जो है एक नए टॉपिक की ओर चलेंगे, और ये टॉपिक है आपका भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। और ये टॉपिक आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए आप इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। और विदेशी स्रोत वाला ये टॉपिक जब हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा, तो हम लोग जो है भाग 1 से लेके भाग 4 तक कंप्लीट हो जाएगा, भाग 4A तक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट भाग 5 की तरफ जाएंगे, यानी कि संघ की तरफ जाएंगे, और वहाँ से भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बनता है। तो अगर कुछ बताया जाए तो जेपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था, जेपीएससी प्रीलिम्स 2024 में हुआ था 17 मार्च को। तो 2024 के एग्ज़ाम में, जेपीएससी के एग्ज़ाम में आपका संविधान के स्रोत से एक क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए आप इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते हो। तो संविधान के स्रोत, विदेशी स्रोत से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर हम विदेशी स्रोत में अगर हम देश की नाम लें तो टोटल जो है 10 देश का आपको नाम याद रखना पड़ेगा। 10 देश कौन कौन है देख लीजिए। सबसे पहले आपका है अमेरिका, अमेरिका के बाद है कनाडा, ठीक है ना। अमेरिका है, कनाडा है। उसके बाद देखिए यहाँ पे अफ्रीका है, यहाँ पे आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के अलावा देखिएगा तो यहाँ पे आपका जापान से लिया गया है, यहाँ पे आपका रसिया से लिया गया है। इसके अलावा ब्रिटेन से कुछ लिया गया है, फ्रांस से कुछ लिया गया है, आयरलैंड से कुछ लिया गया है, ठीक है ना। ये सभी जानिएगा। फिर आपका एक कुछ है जर्मनी से भी आपका कुछ लिया गया है। तो इतना सारा याद रखिएगा। तो ये 10 को देश याद रखिएगा कौन कौन। तो अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटेन, जापान, फिर आपका रसिया, फिर आपका फ्रांस, फिर आपका आयरलैंड और जर्मनी। इन सभी देशों से कुछ ना कुछ लिया गया है, और एक एक करके हम लोग बात करेंगे कि किससे क्या लिया गया है। अगर हम लोग सबसे पहले देखें तो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी अमेरिका से क्या क्या लिया गया वो देखिए। अमेरिका से जो है सबसे पहले आपका प्रस्तावना लिया गया अमेरिका से। इसके अलावा मौलिक अधिकार लिया गया यहीं से। इसको ऐसे देखते हैं कि अगर हम लोग बात करें तो अमेरिका से क्या क्या लिया गया वो देख लीजिए। सबसे पहले प्रस्तावना लिया गया अमेरिका से, मौलिक अधिकार लिया गया अमेरिका से। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, लेकिन प्रस्तावना अमेरिका से लिया गया। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया, जबकि मौलिक कर्तव्य रसिया से लिया गया है। JR यानी कि जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनर्वलोकन की बात करते हैं, ये भी अमेरिका से लिया गया है। संविधान की सर्वोच्चता यानी कि संविधान ही सर्वोच्च है, ये भी अमेरिका से लिया गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, की न्यायपालिका हम लोग जानते हैं कि वो कार्यपालिका और आपका विधायिका से पूरी तरीके से स्वतंत्र है। इसके अलावा हम लोग राष्ट्रपति यानी कि निर्वाचित राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है वो भी हम लोग जो है अमेरिका से लिए हैं। एवं राष्ट्रपति के ऊपर जो इम्पीचमेंट यानी कि महाभियोग लगता है ये भी हम लोग अमेरिका से लिए हैं। इसके अलावा उपराष्ट्रपति का पद भी हम लोग अमेरिका से लिए हैं। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का पद नहीं बल्कि राष्ट्रपति का निर्वाचन, फिर राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग, उसके बाद उपराष्ट्रपति का पद, ये सभी अमेरिका से लिए हैं। इसके अलावा बताया गया उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के जो न्यायाधीश हैं इनको हटाने की जो विधि होगी। तो हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जो जज है इनको हटाने की विधि कैसे है कैसा नहीं है, ये सभी आपका अमेरिका से लिया गया है।
इसके अलावा वित्तीय आपात कानूनों का समान संरक्षण, ये इतना याद नहीं भी रखिएगा तो हटाइए। तो हम लोग अगर बात करें तो अमेरिका से कितना पॉइंट लिया गया वो देखिए। अमेरिका से सबसे पहले हम लोग लिए हैं प्रस्तावना को, उसके बाद लिए हैं मौलिक अधिकार को, उसके बाद लिए हैं मौलिक कर्तव्यों को, मतलब सॉरी मौलिक अधिकार के बाद हम लोग लिए हैं जुडिशियल रिव्यू को लिए हैं, संविधान की सर्वोच्चता को लिए हैं, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को लिए हैं, आपका राष्ट्रपति का निर्वाचन लिए हैं। इसके अलावा देखिए हम लोग राष्ट्रपति के ऊपर जो है महाभियोग कैसे लगता है वो दिए हम लोग। उसके अलावा हम लोग उपराष्ट्रपति का पद लिए हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जो जज है उसको हटाने का जो प्रक्रिया है वो लिए हैं। तो ये टोटल 8-10 को पॉइंट जो है हम लोग अमेरिका से लिए हैं, और ये एकदम आपको कंठस्थ होना चाहिए, याद रहना चाहिए हर समय, ठीक है ना। इसके अलावा देखिए सेकेंड नंबर देश आता है वो है आपका ब्रिटेन। तो ब्रिटेन की भी बात करते हैं हम लोग, ब्रिटेन से भी कुछ हम लोगों को जो है लिया गया है। अब ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया वो देखिए। ब्रिटेन से जो है हम लोगों को जो जानते हैं कि सबसे पहले हम लोग जो ब्रिटेन से क्या लिए हैं, तो वो लिए हैं आपका संसदात्मक शासन प्रणाली, यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है हम लोग ब्रिटेन से लिए हैं। एकल नागरिकता भी हम लोग ब्रिटेन से लिए हैं। विधि निर्माण की प्रक्रिया की कानून कैसे बनेगा वो भी हम लोग ब्रिटेन से लिए हैं। एक होता है आपका विधि की सम्यक प्रक्रिया और एक द्वारा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये होता है। अब वो हम लोग जानेंगे आगे। देखो संसदात्मक शासन प्रणाली यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटेन से लिए हैं। एकल नागरिकता भी हम लोग ब्रिटेन से लिए हैं। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, तो संसदात्मक शासन प्रणाली यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटेन से लिए हैं। एकल नागरिकता ब्रिटेन से लिए हैं। विधि निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटेन से लिए हैं। विधि का शासन ये भी हम लोग ब्रिटेन से लिए हैं। संसदीय विशेषाधिकार है संसद के लोगों को, वो भी हम लोग ब्रिटेन से लिए हैं। मंत्रिमंडल प्रणाली यानी कि जो पोर्टफोलियो सिस्टम है वो हम लोग ब्रिटेन से लिए हैं। परमाधिकार लेख भी हम लोग ब्रिटेन से लिए हैं। द्विसदनवाद यानी कि 2 सदन होगा, आपका लोकसभा होगा राज्यसभा होगा, ये दोनों सदन हम लोग ब्रिटेन से लिए हैं। कानून के समक्ष समता जो है आर्टिकल 14, कानून के समक्ष समता और कानून का समान संरक्षण यानी कि इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समता, ये हम लोग ब्रिटेन से लिए हैं। तो ब्रिटेन से बहुत सारा चीज़ दिया गया, क्या क्या देखिए। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटेन से लिए हैं। एकल नागरिकता ब्रिटेन से लिए हैं। विधि निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटेन से लिए हैं। विधि का शासन ब्रिटेन से लिए हैं। संसदीय विशेषाधिकार भी ब्रिटेन से लिए हैं। पोर्टफोलियो सिस्टम ब्रिटेन से लिए हैं। द्विसदनवाद यानी कि 2 सदन होगा, वो भी हम लोग संसद में, वो आपका ब्रिटेन से लिए हैं। कानून के समक्ष समता, ये भी हम लोग ब्रिटेन से लिए हैं। तो ब्रिटेन से इतना सारा पॉइंट हम लोग लिए हैं, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है ना। आप इसको बार बार जितना बार इसको कंटेस्ट कर सकते हैं, याद कीजिए, रटिए, कुछ भी कीजिए, तो ये आपका ये वाला टॉपिक जो है वो याद होगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जो है हम लोग देखते हैं आयरलैंड के बारे में, और आयरलैंड से भी हम लोग जानते हैं क्या क्या लिए हैं वो देख लीजिए। आयरलैंड से अगर हम लोग बात करें तो DPSP लिए हैं यानी कि नीति निर्देशक सिद्धांत, और आयरलैंड खुद लिया है स्पेन से, और स्पेन से आयरलैंड लिया, और आयरलैंड से भारत लिया नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि DPSP। इसके बाद राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था, अगर राष्ट्रपति का निर्वाचन देखें तो हम लोग लिए हैं अमेरिका से, जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडलों का जो व्यवस्था होगा कि इसमें आपका मनोनीत सदस्य आएंगे, कि इसमें निर्वाचित सदस्य आएंगे, कि इसमें आपका केवल संसद के सदस्य आएंगे, कि राज्यों के विधानसभा के भी सदस्य आएंगे, विधान परिषद के सदस्य आएंगे। तो ये जो व्यवस्था है निर्वाचक मंडल में, ये कौन आएगा कौन नहीं आएगा, ये हम लोग आयरलैंड से ही लिए हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन के जो है निर्वाचन वो हम लोग लिए हैं अमेरिका से, लेकिन राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की जो व्यवस्था है वो लिए हैं आयरलैंड से, और आयरलैंड से आपका जो है DPSP में भी लिए हैं। इसके अलावा हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा इत्यादि के आधार पे, और जो है ख्याति पर्याप्त जो व्यक्ति हैं इनका मनोनयन होता है। तो हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति जो है वो 12 सदस्यों को मनोनीत करता है राज्यसभा में, तो वो भी हम लोग जानते हैं आयरलैंड से लिया गया है। तो 12 व्यक्तियों का मनोनयन, इसके अलावा हम लोग राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का जो है व्यवस्था वो, और DPSP, ये सभी जो है वो आयरलैंड से आपका लिया गया है। तो यहाँ तक आपको पता होना चाहिए। तो आयरलैंड से क्या क्या लिए हैं हम लोग वो भी आपको पता होना चाहिए। अब आयरलैंड के बाद हम लोग नए चलते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में, और ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया वो भी देख लीजिए। ऑस्ट्रेलिया से हम लोग जानते हैं कि देखिए प्रस्तावना जो लिया गया वो आपका अमेरिका से लिया गया है, लेकिन प्रस्तावना की जो भाषा है वो आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं ना समवर्ती सूची की, एक आपका स्टेट लिस्ट, एक आपका है सेंट्रल लिस्ट, और एक आता है आपका कंक्रीट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची जो है वो समवर्ती सूची हम लोग लिए हैं ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है ना। उसके बाद देखिए केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप हटाइए।
इसके बाद संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। तो हम लोग जो बात करते हैं 108 के तहत संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है, ज्वाइंट मीटिंग। तो संसद का दोनों सदनों में अगर किसी भी तरह गतिरोध हो जाएगा तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों एक साथ बैठ के संयुक्त बैठक करेंगे। ये वाला प्रावधान जो है वो आपका ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है, ठीक है। इसके बाद व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। तो व्यापार, वाणिज्य और समागम की जो स्वतंत्रता है वो आपका ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया से हम लोग प्रस्तावना की भाषा लिए हैं, समवर्ती सूची का प्रावधान लिए हैं, केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का जो है विभाजन ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। उसके बाद संसद के दोनों सदनों का ज्वाइंट मीटिंग ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है ना। तो ऑस्ट्रेलिया से 5-6 को चीज़ लिया गया है, वो याद रखिएगा। इसके अलावा आइए अब जर्मनी से क्या क्या लिए हैं वो देखिए। जर्मनी से हम लोग आपातकाल के परिवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार जो है संबंधी जो है शक्ति दिया गया है। यानी कि जब भी आपातकाल लगेगा, यानी कि इमरजेंसी लगेगा, तो उस समय आपातकाल को लागू करने में जो है राष्ट्रपति जो है वो मौलिक अधिकार को, कुछ मौलिक अधिकार को निलंबित करते हैं, किसी को रखते हैं। इन सभी के बारे में जानकारी जो है हम लोग कहाँ से लिए हैं, वो जर्मनी के संविधान से लिए हैं। हम लोग जानते हैं कि आर्टिकल 19, इसको थोड़ा कन्फ्यूजन, इसको छोड़ दीजिए। केवल इतना जान लीजिए कि आप केवल ये पॉइंट सर्च कीजिएगा कि आपातकाल के समय में कौन सा अधिकार जो है मौलिक अधिकार निलंबित होता है और कौन नहीं होता है, इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, आप सर्च कर लीजिएगा। इसके अलावा एक पॉइंट और जान लीजिए कि जब भी आपातकाल होगा तो आपातकाल के परिवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार से संबंधित जितना भी अधिकार दिया हुआ है, ये वाला शक्ति हम लोग कहाँ से लिए हैं, तो जर्मनी से लिए हैं। बस इतना याद रखिएगा, जर्मनी में यही चीज़ है। इसके बाद देखिए कनाडा के बारे में, और कनाडा के बारे में बताया जाता है कि कनाडा से हम लोग बहुत कुछ लिए हैं, जैसे कि संघात्मक विशेषताएं। जैसे अगर हम लोग पार्लियामेंट्री की बात करें, संसदीय व्यवस्था की बात करें, तो वो हम लोग लिए हैं ब्रिटेन से। लेकिन अगर संघात्मक व्यवस्था की बात करें, यानी कि फेडरल सिस्टम की बात करें, तो हम लोग लिए हैं कनाडा से। इसके बाद देखिए अवशिष्ट शक्तियों का जो है, अवशिष्ट जो शक्तियाँ हैं वो केंद्र के पास जाएगी, वो भी हम लोग लिए हैं कनाडा से। देखो समवर्ती सूची लिए हम लोग ऑस्ट्रेलिया से। इसके अलावा केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का जो विभाजन है वो भी हम लोग लिए हैं ऑस्ट्रेलिया से। इसके अलावा जो अवशिष्ट जो शक्तियाँ बच रही है वो आपका केंद्र के पास जाएगी, ये वाला भी व्यवस्था हम लोग लिए हैं कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से नहीं। राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया, यानी कि राज्यपाल का नियुक्ति हमेशा राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ये प्रक्रिया हम लोग कहाँ से लिए हैं, तो ये लिए हम लोग कनाडा से। आगे देखिए संघ एवं राज्यों के बीच में शक्ति का विभाजन। हम लोग देखे थे केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का जो विभाजन है वो आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, जबकि संघ एवं राज्य के बीच में शक्तियों का शक्ति विभाजन और सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन, ये सब कनाडा से लिया गया है। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, आप थोड़ा सा पता कीजिएगा कि केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन ऑस्ट्रेलिया में लिखा गया है, जबकि आपका कनाडा में संघ और राज्य के बीच में शक्ति विभाजन ये लिखा हुआ है। तो इसको आप थोड़ा सा हल्का सा सर्च कीजिएगा या पता कीजिएगा, ठीक है ना। लूसेंट बुक में जो लिखा हो तो हम आपको बता दिए। तो अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास, संघात्मक व्यवस्था कनाडा से लिए हैं। इसके बाद देखते हैं संघ और राज्यों के बीच में शक्ति का विभाजन और जो है सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी, ये तो सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय जो बोल देगा वही अंतिम निर्णय है, ये आपका कनाडा कहता है। कनाडा के संविधान से हम लोग लिए हैं। इसके अलावा हम लोग जानते हैं कि जो है आपका जो बोलते हैं कि उच्चतम न्यायालय जो है, मतलब कि जो है संविधान न्यायालय की स्वतंत्रता, वो हम लोग अमेरिका से लिए हैं, ठीक ना। और सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श जो होगा उसके ऊपर न्याय निर्णयन किया जाएगा, उसके ऊपर जो है वो डिसीजन लिया जा सकता है। माने समझो ना कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन अंतिम होगा, ये हम लोग कनाडा से लिए हैं। अंतिम जो है निर्वाचन सुप्रीम कोर्ट ही करेगा, ये भी हम लोग जानते हैं। तो कनाडा से संघात्मक व्यवस्थाएं, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास, ये हम लोग लिए हैं। राज्यपाल की नियुक्ति भी हम लोग कनाडा से लिए हैं। और संघ एवं राज्य के बीच में शक्ति का विभाजन हम लोग कनाडा से लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया में क्या लिखा गया था, ऑस्ट्रेलिया में लिखा गया था कि केंद्र व राज्यों के बीच में संबंध तथा शक्तियों का विभाजन। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में लिखा हुआ केंद्र और राज्य के बीच में संबंध के बारे में लिखा हुआ है और शक्तियों का विभाजन लिखा हुआ है, जबकि कनाडा में लिखा हुआ है कि संघ एवं राज्यों के बीच में शक्ति का विभाजन, ठीक ना। तो यहाँ पे भी समझ में आना चाहिए आपको। वहाँ पे केंद्र और राज्य के बीच में संबंध जो है वो आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, जबकि केंद्र और संघ और राज्यों के बीच में जो शक्ति का विभाजन है वो आपका कनाडा से लिया गया है। और सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन वाला भी कनाडा से लिया है। इसके अलावा देखिए आप दक्षिण अफ्रीका की बात करते हैं, दक्षिण अफ्रीका से बहुत कुछ लिया गया है जो कि इम्पोर्टेंट आपका बनता है।
अगर हम लोग दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका में लिया गया है कि संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया का जो प्रावधान है वो आपका दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। तो संविधान संशोधन यानी कि जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वो आपका दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, अब देखिए हम लोग जानते हैं कि राज्यसभा में 12 को सदस्य को मनोनीत करना है, ये वाला प्रावधान जो है वो आपका कहाँ से लिया गया है, तो ये जो प्रावधान है वो आपका 12 को सदस्य मनोनीत करना है तो वो आपका आयरलैंड से लिया गया है। वहीं राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होगा, ये हम लोग दक्षिण अफ्रीका से लिए हैं। ठीक है, ये पॉइंट को भी याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम लोग रूस की बात करें तो रूस से हम लोग मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान करते हैं, मौलिक कर्तव्य हम लोग रूस से लेते हैं, ये हम लोग सभी लोग जानते हैं। इसके अलावा प्रस्तावना में जो न्याय का बात किया गया है, यानी कि सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और जो है आपका राजनीतिक न्याय, जो कि आपका प्रस्तावना में भी है, डीपीएसपी में भी है, ये जो आपका जो वर्ड है ये आपका रूस से ही लिया गया है। ठीक ना। तो रूस के अलावा हम लोग देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं वो है आपका जापान के बारे में, और जापान के संविधान से क्या लिया गया वो देख लीजिए। जापान के संविधान से हम लोग लिए हैं विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी कि आर्टिकल 21। हम लोग आर्टिकल 21 की जब भी बात करते हैं तो बोलते हैं ना विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक ना। तो विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है हम लोग आर्टिकल 21 में लेते हैं। आर्टिकल 21 जब भी पढ़िएगा ना आप तो उसमें दो गो लाइन याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा, एक याद रखिएगा आप विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी कि प्रोसीड्यूर इस्टेब्लिश बाय लॉ, जो कि जापान से लिया गया है, जापान से लिया गया है। इसके बाद इसके अलावा देखिएगा आप तो विधि की सम्यक प्रक्रिया या फिर उचित प्रक्रिया यानी कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ये आपका अमेरिका से लिया गया है। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से, जबकि विधि की सम्यक प्रक्रिया ये आपका अमेरिका से लिया गया है। इसके अलावा विधि के समक्ष समता की बात कीजिएगा तो वो आपका ब्रिटेन से लिया गया है, जबकि विधि के का समान संरक्षण ये भी आपका अमेरिका से लिया गया है। तो अमेरिका से दो को लिया गया है, विधि का समान संरक्षण और विधि की सम्यक प्रक्रिया। तो साथ साथ जहाँ पे आएगा समान और सम्यक, समान और सम्यक, ये आपका अमेरिका से लिया जाएगा। अब विधि के समक्ष समानता या फिर समता ये आपका ब्रिटेन से लिया जाएगा, और जो हम लोग बात करते हैं विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया तो वो आपका जापान से लिया जाएगा। बस यहाँ तक याद रखिएगा, जो कि आपका आर्टिकल 21 में है। इसके अलावा अगर हम लोग लास्ट देखें तो वो है आपका लास्ट है आपका फ्रांस के बारे में, और फ्रांस के बारे में बोला जाता है कि गणतंत्रात्मक और जो प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के जो आदर्श है वो हम लोग फ्रांस से लिए हैं। तो फ्रांस से हम लोग प्रस्तावना में जो आपका स्वतंत्रता और समता और जो बंधुता का जो भावना है, ये जो आदर्श है, ये हम लोग फ्रांस की क्रांति से हम लोग प्रभावित है और हम लोग फ्रांस के संविधान से ही हम लोग लिए हैं, है ना। इसके अलावा गणतंत्रात्मक यानी कि जो है वो गणतंत्र व्यवस्था, वो हम लोग फ्रांस से लिए हैं। तो गणतंत्र व्यवस्था कहाँ से लिए हैं, फ्रांस से लिए हैं। इसके अलावा लिखित संविधान की अवधारणा भी हम लोग फ्रांस से ही लिए हैं, लिखित संविधान की अवधारणा भी हम लोग फ्रांस से लिए हैं, गणतंत्र व्यवस्था भी फ्रांस से लिए हैं। इसके अलावा प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता की जो आदर्श है, ये हम लोग फ्रांस की क्रांति यानी कि फ्रांस के संविधान से ही लिए हैं। इसके अलावा आपको कुछ और भी पॉइंट याद होना चाहिए, देख लीजिए कि भारतीय संविधान के अनेक देशी और विदेशी स्रोत हैं। तो भारतीय संविधान में देखिएगा तो बहुत सारे देशी स्रोत भी है, विदेशी स्रोत भी है, लेकिन भारतीय संविधान पे सबसे अधिक प्रभाव अगर किसी का पड़ा है तो आपका है भारत शासन अधिनियम 1935 का। किसका, तो भारत शासन अधिनियम 1935 का है। और भारतीय संविधान 1935 भारतीय संविधान देखो, भारतीय के अभी हम लोग का संविधान है तो भारतीय संविधान का अभी लगभग 395 का अनुच्छेद है, और 395 का अनुच्छेद में से लगभग 250 यानी कि 250 अनुच्छेद जो है वो आपका ऐसा है जो कि 1935 के अधिनियम से या तो शब्द सा लिए गए हैं या फिर उसमें कुछ थोड़ा बहुत परिवर्तन करके लिया गया है। तो 395 में से 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो या तो डायरेक्ट लिए गए हैं 1935 के संविधान से, या फिर उसमें हल्का फुल्का चेंजेस कर दिया गया है। तो बस इतना याद रखिएगा। इसके अलावा आप जो है 10 गो देश का नाम याद रखिएगा। 10 गो देश कौन कौन है, तो आपका अमेरिका है, ब्रिटेन है, आयरलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, जर्मनी है, कनाडा है, दक्षिण अफ्रीका है, रूस है, जापान है, फ्रांस है। ये 10 गो देश से क्या क्या हम लोग लिए हैं, इन सभी के बारे में एज इट इज़ मतलब थोड़ा थोड़ा आपको बेसिक चीज़ आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये सब टॉपिक ऐसा है कि ये सब पीटी मेंस इंटरव्यू सभी एग्जाम में इंटरव्यू तक पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा प्रावधान जो है रसिया से लिए हैं, अमेरिका से लिए हैं, और ये सब चीज़ को आप हमेशा यूज भी कर सकते हो। मौलिक कर्तव्य भी जो है आपका हमेशा इंटरव्यू में भी चांस बनता है। तो मौलिक कर्तव्य, डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स, ये सभी जो है आपका बहुत साथ देगा इन सभी को। ये सब मतलब कि पॉलिटी का बहुत मेजर टॉपिक है, बहुत बेसिक ये सब चीज़ है, ये सब पता होना चाहिए। और जिसका भी ऑनर्स पेपर पॉलिटी है, ये सभी को तो बहुत बेहतर तरीके से तैयार कर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत इससे क्वेश्चन बनने का चांस बनता है आपका। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग देख लिए हैं
आपका ये वाला भी टॉपिक यानी कि संविधान के स्रोत, तो भारतीय संविधान के स्रोत भी हम लोग देख चुके हैं। अच्छा, अब हम लोग देखें तो अभी तक हम लोग कितने सारे टॉपिक को कंप्लीट कर लिए हैं। तो देखिए, आपको बता दें कि अभी तक जो है हम लोग सबसे पहले टॉपिक पढ़े थे भारतीय संविधान, भारत का विकास, संवैधानिक विकास। तो भारत का संवैधानिक विकास पढ़े, जिसके अंतर्गत हम लोग कंपनी के अंतर्गत शासन पढ़े और महारानी के अंतर्गत शासन पढ़े। दो ये हो गया पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक हम लोग पढ़े क्या, तो दूसरा टॉपिक हम लोग पढ़े कि भारत मतलब संविधान सभा का निर्माण पढ़े और संविधान सभा निर्माण, जो संविधान का निर्माण प्रक्रिया भी पढ़े। कहने का अर्थ है कि भारतीय, देखो पढ़े, पहला टॉपिक पढ़े हम लोग भारत का संवैधानिक विकास, जिसके अंतर्गत कंपनी और महारानी का शासन पढ़े। उसके बाद सेकंड टॉपिक है आपका संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया पढ़े। तो संविधान सभा के बारे में पढ़े और संविधान निर्माण प्रक्रिया के बारे में पढ़े। थर्ड टॉपिक हम लोग संविधान सभा की समितियों के बारे में पढ़े। थर्ड टॉपिक संविधान सभा की समितियाँ, जो कि 8 बड़ी समिति और 13 को छोटी छोटी समिति था, इसके बारे में पढ़े। इसके बाद हम लोग संविधान का स्रोत, आज हम लोग पढ़े संविधान का स्रोत, आज हम लोग संविधान का स्रोत पढ़े टॉपिक, और आज ही हम लोग जो है वो मौलिक कर्तव्यों को भी पढ़े। इसके बाद अगर आप बात कीजिएगा तो संविधान का जो अनुसूचियाँ जो है टोटल 12 का अनुसूची, इसके बारे में हम लोग पढ़े। और संविधान में जो है वरीयता क्रम, इस वरीयता क्रम को भी हम लोग पढ़े, यहाँ तक दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम लोग संविधान का उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना वाले टॉपिक को भी पढ़ लिए। इसके बाद जो है हम लोग पढ़ते हैं आपका भाग 1, जो कि आपका संघ एवं राज्य क्षेत्र है। तो संघ एवं राज्य क्षेत्र वाला टॉपिक हम लोग पढ़े। अब भाग 1 में हम लोग 1 से लेके आर्टिकल 1, 2, 3, 4 के बारे में पढ़े। इसके बाद हम लोग राज्यों का पुनर्गठन के बारे में पढ़े, राज्यों का पुनर्गठन पढ़े। इसके बाद हम लोग देशी रियासतों का विलय पढ़े, देशी रियासतों का विलय पढ़े, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है भाग 2 के बारे में जानते हैं। भाग 2 में हम लोग नागरिकता पढ़े, जो कि आपका आर्टिकल 5 से लेकर आपका आर्टिकल 11 तक आता है, भाग 2 पढ़े। उसके बाद हम लोग भाग 3 पढ़े, यानी कि मौलिक अधिकार के बारे में पढ़े, जो कि आपका आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक पढ़े। मौलिक अधिकार के बाद भाग 3 के बाद भाग 4 पढ़े, जो कि आपका DPSP है, और इसको हम लोग आर्टिकल मतलब कि 36 से स्टार्ट करके आपका आर्टिकल 51 तक पढ़े, 36 से 51 तक पढ़े। इसमें हम लोग आर्टिकल 350A को भी और आर्टिकल 351 को भी शामिल करके पढ़े। इसके बाद जो है हम लोग मौलिक कर्तव्यों को पढ़े, यानी कि भाग 4A को पढ़े हम लोग, और भाग 4A यानी कि मौलिक कर्तव्य को हम लोग शामिल करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं आर्टिकल 51A में हम लोग इसको शामिल करते हैं। और यहाँ तक हम लोग पढ़े, टोटल 11 को मौलिक कर्तव्य, ठीक है। और आज की क्लास में हम लोग संविधान का विदेशी स्रोत वाला भी टॉपिक जो था ये भी हम लोग पढ़ लिए हैं। तो अभी तक हम लोग जो है 8-10 को टॉपिक पढ़ लिए हैं, टोटल 13 को क्लास में 8-10 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। और आप ये 13 क्लास को जब भी देखिएगा तो आपका ये जो है पॉलिटी का 8 को जो टॉपिक है ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। और ये 8-10 टॉपिक जो है बहुत बेसिक चीज़ है, आपको एकदम एनी हाउ एकदम आपको एकदम टिप पे होना चाहिए, कंठस्थ होना चाहिए। इसके बाद हम लोग जो कल की क्लास है यानी कि क्लास नंबर 14 से हम लोग स्टार्ट करेंगे भाग 5, और भाग 5 हम लोग यानी कि संघ के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वो भी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले तो हम लोग पॉलिटी का जो थ्योरी वाला क्लास है, मेरे को लगता है कि लगभग 40 से 45 क्लास में आपका थ्योरी वाला सेक्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। पॉलिटी का पूरा दुख दर्द आपका कंप्लीट हो जाएगा थ्योरी से ही। इसके बाद हम लोग जो है थ्योरी के बाद जो है हम लोग घटना चक्र बुक को सॉल्व कर लेंगे। और जब आप थ्योरी और घटना चक्र दोनों बुक को सॉल्व कर लेते हो तो आपका बहुत ब्रॉड सेंस में जो है आपका ये तैयार हो जाता है, क्या बोलते हैं इसको, मतलब पॉलिटी कवर हो जाता है। इसके बाद मेंस का हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो आई होप ये क्लास आपको पसंद आया होगा। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।